हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस का पीटी 365 का अपडेटेड स्टडी मटेरियल आ चुका है, जिसमें ये जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के करंट अफेयर को कवर करेगा। इसमें जो आपके पहले पीटी 365 आए हुए हैं वह प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग आए हैं, जिसमें अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर को उसमें कवर किया गया है। ये जो आया हुआ है वह जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। फिर जो आपका दूसरा स्टडी मटेरियल अपडेटेड वाला पार्ट आएगा तो आपका मई तक के करंट अफेयर को कवर करेगा, क्योंकि 16 जून को आपका एग्जाम है। तो अप्रैल और मई के 2 मंथ के आपके करंट अफेयर को उसमें अपडेट करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके आपने अगर और भी जितने भी पीटी 365 को कवर कराए गए हैं उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको इसकी भी पीडीएफ प्राप्त होगी। उसके बाद जो भी पहले पीटी 365 कवर कराए गए हैं उसके भी इसमें पीडीएफ प्राप्त अवेलेबल आपको होगी। चलिए तो इसकी विषय सूची को देख लेते हैं कि इस विषय सूची के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे कि इसमें राज्य व्यवस्था, मतलब कि इसमें आपका पूरे टॉपिक जो है वह एक साथ इसमें दिए गए हैं। और अभी तक जो आपका आ रहा था वो सब्जेक्ट वाइज आ रहा था, जैसे राज्य व्यवस्था का अलग था, आईआर का अलग था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग था। तो ये सब अलग अलग था, लेकिन ये 3 मंथ का है और इसमें एक तरीके से सभी को अपडेट करके दिया गया है। तो ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख टॉपिक हैं। फिर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के से रिलेटेड, जैसे कि बहुपक्षीय संधि, क्वाड, राष्ट्रमंडल, विश्व आर्थिक मंच, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आते हैं इसके तीसरे मेजर टॉपिक अर्थव्यवस्था के बारे में, जैसे कि समृद्धि एवं विकास, मानव विकास रिपोर्ट, घरेलू भोग व्यय, एसडीजी प्रगति रिपोर्ट, इसके संदर्भ में जितने भी टॉपिक होंगे उनको कवर किया जाएगा। फिर आता है आपका 4th नंबर पर पर्यावरण, जिसमें पर्यावरण से संबंधित जो भी टॉपिक रहेंगे उनको कवर किया जाएगा। इसमें आपका पर्यावरण के साथ साथ आपका अलग से भूगोल वाला सेक्शन जो है, जिसमें ट्रिपल डी प्ला नीना, क्षेपण मंडल, अन्य संबंधित सुर्खियों में रहे कुछ स्थल हैं, भौगोलिक विशेषताएं हुई, भौगोलिक विशेषताएं इसके अंतर्गत हुई, तो इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत जो भी टॉपिक रहेंगे उनको कवर किया जाएगा। फिर आपके और भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत जो भी मेजर टॉपिक है उनको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ में आपके फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे कि संस्कृति के अंतर्गत जो भी आपके टॉपिक है उनको इसके अंतर्गत जो एक एक करके सभी टॉपिक को इसमें श्रृंखला में कवर करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। आशा करते हैं कि तैयारी आपकी बेहतर चल रही होगी। इसमें आपका पहला जैसे टॉपिक आता है राज्य व्यवस्था में जिसमें पॉलिटी, संविधान से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक आता है इसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कि इसके संदर्भ में देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर होती क्या है। यह एक तरीके से देखा जाए तो यह एक समान कानून होता है जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू करने के लिए यह यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है। तो इस तरीका का है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित कर दिया गया और इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन चुका है। क्योंकि जब कोई विधेयक तब तक विधेयक रहता है जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती है। जैसे कि किसी विधेयक को आपका लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, या फिर राज्य के स्तर पर देखा जाए तो इसे विधानमंडल और विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब उसमें राज्यपाल की स्वीकृति होती है तब चीज़ें उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसी तरीके से ये जो विधेयक है, कोई विधेयक अगर इसमें प्रस्तुत किया गया है तो वह जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तो वह एक अधिनियम बन जाता है। इसी तरीके से आपका ये जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित हुआ है, तो इसमें पहले लोकसभा की मंजूरी मिली होगी, फिर राज्यसभा की, उसके बाद आपका विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, तभी वह अधिनियम बनता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। अब आता है कि इस विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की जाए तो इसमें आता है कि इस विधेयक को पारित होने से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। और आपको बता दें कि इसको जो मतलब कि पुर्तगाली नागरिक संहिता जो है 1867 में जो लागू की गई थी,
उस नागरिक संहिता के अंतर्गत गोवा को एक भारत का एकमात्र राज्य था जो पहले से ही समान नागरिक संहिता को लागू करता था। लेकिन एक तरीके से देखा जाए कि अभी प्रेजेंट में जो भारतीय नागरिक संहिता है उसमें को पारित करने वाला देश का पहला राज्य ये उत्तराखंड बन गया है, और आपका असम और गुजरात जो है उसमें लागू करने का काम कर रहे हैं। तो मतलब कि ये अभी इसके संदर्भ में इसको विधेयक को अधिनियम बनने की अनुमति मिली है। फिर आपके जो असम और गुजरात राज्य है उसमें भी यह प्रक्रिया कुछ टाइम में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपने प्रयासरत हैं उस प्रक्रिया में अग्रसर हो। अब आता है कि यूसीसी के बारे में देखा जाए तो यूसीसी का आशय होता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना। यह समान कानून सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा, और इसे संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करता है। तो इसके संदर्भ में होता है। अब आता है इसमें यूसीसी को सिफारिश को महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और समितियों के बारे में बात की जाए तो इसमें पहला आता है साहिबानो केस, जो कि 1985 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशेषकर गुजारा भत्ता संबंधी मामलों में यूसीसी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला हुआ था। दूसरा केस आता है सरला मृदुल केस, जो कि 1995 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के माध्यम से सभी धर्मों में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए संसद से कानून पारित किया हुआ था। और आपका आता है पाउलो कोटिन्स बनाम मारिया लुइजा वेलेंटिना परेरा 2019, जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समान व्यवस्था रखने के लिए समान कानूनों की आवश्यकता पर इसके अंतर्गत प्रकाश डाला हुआ था। तो ये प्रमुख महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और समितियां इससे रिलेटेड है। अब जान लेते हैं कि भारत और यूसीसी की वर्तमान स्थिति के बारे में कि यह है भारत में विभिन्न समुदायों वर्तमान में व्यक्तिगत कानूनों का एक तंत्र शासित होते हैं। इन विधानों को वर्षों से अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से संहिताबद्ध किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हिंदू व्यक्तिगत कानून को 4 कानूनों के माध्यम से संहिताबद्ध किया गया है। पहला हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दूसरा आता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तीसरा आता है हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 आता है। तो इस तरीके के ये व्यक्तिगत कानून है जो कि 4 कानूनों को संहिताबद्ध करके एक हिंदू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत इनको संहिताबद्ध किया गया। तो ये कानून आते हैं। अब आता है कि इन कानूनों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हिंदू शब्द है उसमें किस किस को शामिल किया गया है, जैसे सिख, जैन और बौद्ध को शामिल किया गया। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 और मुस्लिम विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों से स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। भारत के कुछ पंथ निरपेक्ष राज्य भी हैं, जैसे कि एक तरीके से देखा जाए कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत, जिसके तहत अंतरधार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई, और इसके अंतर्गत संरक्षक और प्रतिपालक अधिनियम 1890 में अभिभावकों के अधिकारों के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। तो इस तरीके के कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी भारत में कार्यरत है। तो इस तरीके से यूसीसी की एक वर्तमान स्थिति है जिसके संदर्भ में ये आता है। तो आपने इसमें जो यूसीसी है तो इसमें क्या देखा, पहला तो इसका जो चर्चा का विषय रहा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित कर दिया है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह विधेयक पारित करने वाला यह राज्य देश का पहला राज्य है। फिर आता है कि यूसीसी के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, और फिर यूसीसी के बारे में देखा जाए तो इसे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यह आता है। और इसमें भारत में यूसीसी में वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिंदू व्यक्तिगत कानून में 4 कानूनों के माध्यम से इसे संहिताबद्ध किया गया है, और कुछ पंथ निरपेक्ष भी कानून है, जैसे कि आपका विशेष विवाह अधिनियम 1954 और संरक्षक एवं प्रतिपालक अधिनियम है। और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध को शामिल किया गया, और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत जो कि 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों को स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। तो इस अधिनियम में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी के बारे में अलग अलग नियम बनाए गए हैं कि जिस धर्म में जो व्यक्ति है तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके की वो चीज़ों को पालन करता है, जिन भी नियमों को लागू करता है, तो उसके हिसाब से ये अलग अलग नियम भी बनाए गए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची के संदर्भ में देखा जाए तो हाल ही में लद्दाख में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा कि चर्चा में जो रहे हुए थे वो
कि कितने दिनों तक उन लोगों ने भूख हड़ताल की और कितने दिन तक उनका आंसर चला, जिसमें पहला फेज भी चला, फिर दूसरा फेज भी चला। तो ये प्रक्रिया उसमें देखने आपने न्यूज़ में देखते होंगे, तो आपने देखा ही होगा अभी हाल ही में। तो उसमें जो उन लोगों की डिमांड थी वो डिमांड थी कि जो छठी अनुसूची में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके संदर्भ में उसको लद्दाख को मान्यता देना। अब मान्यता देने के पीछे क्या रीज़न होता है कि वो मान्यता देने के लिए लोग बोल रहे हैं, और छठी अनुसूची क्या होती है, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान आते हैं, तो इन सब के बारे में जानते हैं। छठी अनुसूची को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के क्लॉज 2 और अनुच्छेद 275 के क्लॉज 1 के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए। छठी अनुसूची के प्रावधान के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 4 राज्यों के राज्यपालों को अपने अपने राज्य में स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें गठित करने का अधिकार देती हैं। एडीसी की संरचना में देखा जाए तो इसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 राज्यपालों द्वारा नामित किए जाते हैं जबकि शेष चुने जाते हैं। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद का एक अपवाद है जिसमें अधिकतम 46 सदस्य होते हैं। एआरसी के बारे में बात की जाए तो यह किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं जो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र और क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों में विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो 4 राज्य हैं उसमें राज्यपाल के लिए अलग से स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त जिला प्रादेशिक परिषदें गठित करने का अधिकार देता है। और जो आपकी स्वायत्त जिला परिषदें हैं उसमें 30 सदस्य होते हैं जो राज्यपाल द्वारा 4 नामित होते हैं और शेष को चुना जाता है। और एआरसी के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अनुसूचित जनजातियां होती हैं जो कि स्वायत्त क्षेत्रों में उसके हिसाब से विभाजित कर दिया जाता है। अब इसमें छठी अनुसूची के अंतर्गत इनकी जो विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ, इनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी एडीसी और एआरसी की क्या विधायी शक्तियाँ। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसकी शक्ति के संदर्भ में आता है कि इसकी विधायी शक्ति में पहला तो आता है नियम बनाने के संदर्भ में, जो कि भूमि, वन प्रबंधन, झूम खेती और प्रमुख या मुखिया की नियुक्ति के संबंध में है। संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और सामाजिक प्रथा के संबंध में है। संबंधित अनुसूचित जिलों में अनुसूचित जनजाति के निवासियों के अलावा किसी अन्य द्वारा साहूकार का कार्य या व्यापार के विनिमय और नियंत्रण में संबंध से होता है। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत देखा जाए तो जिलों में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, पशु तालाबों, मत्स्य पालन, सड़कों, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना या प्रबंधन करने की शक्ति के संदर्भ में है। न्यायिक शक्ति के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें ग्राम और जिला परिषद न्यायालयों के गठन का अधिकार होता है, जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर किसी अन्य अदालत के अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया। और इसमें मृत्युदंड या 5 या अधिक वर्षों के कारावास में दंडनीय अपराधों वाले मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी गई है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वित्तीय शक्तियाँ, जो कि अपने अपने इसमें परिषदों के लिए बजट तैयार करने का भी अधिकार होता है और भू राजस्व के आकलन करने और एकत्र करने और व्यवसायों, व्यापारों आदि पर कर लगाने का अधिकार भी इसके अंतर्गत होता है, जो कि अधिकार क्षेत्रों में खनिजों के अन्वेषण के लिए लाइसेंस या पट्टा देने की शक्ति होती है। तो इस तरीके से आता है। अब आता है 5वीं और छठी अनुसूची के बारे में एक सिमिलरिटी देख लेते हैं, क्योंकि आपकी शेड्यूल जो भी अनुसूची यहाँ है उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि लद्दाख का काफ़ी दिन तक विरोध प्रदर्शन रहा है, तो उसके संदर्भ में रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तो आपको ये तो याद ही रखना है कि किस 5वीं अनुसूची में क्या कौन सी विशेषताएँ होती हैं, छठी अनुसूची में क्या विशेषताएँ रहती हैं, और एडीसी और एआरसी के बारे में तो आपने देख ही लिया है, तो इनको आपको याद करना है। याद क्या, समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो आप समझ के पढ़ते हैं तो वो याद हो जाता है। कोई ऐसा नहीं रहता कि आपने एक बार पढ़ा और आपको याद नहीं हुआ। तो आप एक बार पढ़ते हैं और एक बार आपने अगर लेक्चर देख रहे हैं तो आपने एक बार लेक्चर देखा, एक बार PDF पढ़ लिया, या फिर आपने 2 बार ही देख लेते हैं तो उसमें ही आपका काम हो जाएगा। अब आता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत देखा जाए तो यह कहाँ पर लागू होती है, जिसमें पहला तो आता है कि यह भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। वर्तमान में देखा जाए तो 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों में यह लागू है। फिर आता है छठी अनुसूची को भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों पर लागू है। तो ये 5वीं अनुसूची जो है वह किसी भी राज्य क्षेत्र के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, और जो छठी अनुसूची होती है उसमें 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू है। जो 10 वर्तमान में 5वीं अनुसूची जो है वह 10 राज्यों में लागू है और छठी अनुसूची आपके 4 राज्यों में ही लागू है। इसके प्रशासन को देखा जाए तो जनजातीय सलाहकार परिषद होती है और इसमें जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। प्रशासनिक शक्ति के तौर पर देखा जाए तो राज्यों की विधानसभा का गठन होने के कारण टीएसी के पास सीमित शक्तियाँ होती हैं जो अधिकतर कार्यकारी होती है, और इसमें परिषद को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों सहित व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो सभी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त हुई हैं। इसके मुख्य कार्य के संदर्भ में देखा जाए तो यह जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा पर बल देता है और यह स्वशासन पर अधिक बल देता है।
यह इसमें जो 5वीं अनुसूची में पेशा अधिनियम 1956 के अंतर्गत लागू होता है और ये इसमें 6ठी अनुसूची में लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से आता है। अब आता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के बारे में बात की जाए तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले से फैसला सुरक्षित रख लिया है। चलिए तो जानते हैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के बारे में कि ये होते क्या हैं, जिसके अंतर्गत ये फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। कि अब आता है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के क्लॉज 1 के अंतर्गत कहा गया है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद में इसमें अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार दिया जाता है। और अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसमें सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त है और यह किसी भी संस्थान में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में दर्जे से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेता है। केंद्र सरकार ने 6 समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन आते हैं। और भारत में एक तरीके से कहा जाए तो जो भारतीय संविधान है उसमें कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय शब्द का परिभाषित नहीं किया गया। तो इसमें इस तरीके से तो दिया गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकारों से संबंधित इस तरीके से मेंशन तो किया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अलग से नहीं किया गया है। तो ये आपकी ध्यान देना है आपको। अब आता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्त विशेषाधिकारों के बारे में देखा जाए तो इसे अनुच्छेद 30 के क्लॉज 1 के अंतर्गत किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान किसी भी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। MEIS में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत आरक्षण नीति लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम में 2012 में से संशोधित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में सरकारी सहायता प्राप्त करने वाली और सरकारी सहायता नहीं प्राप्त करने वाली MIEs पर लागू नहीं होता है। अब चलिए जानते हैं संसद, राज्य, विधानमंडल और स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में। इस कार्यप्रणाली में अलग अलग तरीके से सभी डेफिनेशन को अलग से बताया गया है कि इसमें किस तरीके की कार्यप्रणाली दी गई है और इस कार्यप्रणाली के संदर्भ में अलग अलग से बताया गया। अब इसमें पहले तो आती है कि राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल के बारे में। पहला आता है इसके अंतर्गत कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति ने उपसभापतियों के पैनल को पुनर्गठन किया। मतलब कि उपराष्ट्रपति के द्वारा और राज्यसभा के सभापति ने उपसभापतियों के पैनल का गठन किया है, पुनर्गठन किया हुआ है। सभापति राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 8 के तहत उपसभापतियों के एक पैनल का गठन करता है और इसे संविधान के नियमों के संबंध में अनुच्छेद 118 के तहत प्रावधान किए गए। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल का कोई भी सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर सकता है और नए पैनल के नामांकित होने पर वे इस हेतु प्राधिकृत रहते हों। जब सभापति या उपसभापति या उपसभापतियों के पैनल में से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं होता है, तब सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा का कोई अन्य सदस्य करता है। तो इस तरीके से राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल के संदर्भ में। अब आता है धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। धन्यवाद प्रस्ताव जो है वह प्रधानमंत्री ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर जवाब दिया है, इसके संदर्भ में आया हुआ है। तो पहले जानते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव आखिर होता क्या है। धन्यवाद प्रस्ताव एक तरीके से यह सदन में पेश किया जाने वाला एक औपचारिक प्रस्ताव होता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 87 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण में उनका आभार व्यक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 87 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में एक साथ संबोधित करने और इसे आरंभ में संसद को इसके आह्वान के कारणों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है। लोकसभा में प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा, इसके अंतर्गत होता है। इसे संसद के दोनों सदनों में अपनाया जाना जरूरी होता है और इस प्रस्ताव को संशोधनों के साथ अपनाया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में यह धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा में रहा। अब आता है बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री के बारे में कि मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा एक आरोपी व्यक्ति को बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री पद पर बनाए रखने चलते हुए तमिलनाडु सरकार ने जवाब माना है। और बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री के बारे में देखा जाए तो भारत सरकार नियम 1961 के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर बिना पोर्टफोलियो के किसी भी केंद्रीय मंत्री को विशेष कार्य की जिम्मेदारियां सौंप सकता है।
ऐसे मंत्रियों के पास कोई विभाग या कार्यालय नहीं होता है, लेकिन वे मंत्रियों को मिले सभी सुविधाओं और विशेष अधिकार के हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक मंत्री के तौर पर कोई वेतन और भत्ता नहीं दिया जाता है और यह विधानमंडल के सदस्य के रूप में वेतन और भत्ता पाता है। तो यह बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री के संदर्भ में। अब आता है छावनियों का डी नोटिफिकेशन के बारे में कि ये एक तरीके से रक्षा मंत्रालय ने 10 छावनियों को सिविल या असैन्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य स्थानीय निकायों के विलय के लिए डी नोटिफाई किया हुआ है। डी नोटिफाई के संदर्भ में जानते हैं कि इस पे जो एक तरीके से देखा जाए तो इस प्रक्रिया की जो अधिसूचना है इसे 2023 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह अधिसूचना छावनियों के संदर्भ में जारी की गई थी और इस सूचियों के तहत राज्यों को कुछ छावनियों को सिविल क्षेत्रों में उनके अलग करने और उनके निकटतम स्थानीय नगर पालिकाओं के अधीन लाने पर विचार किया गया था, जिसमें छावनियों के सैन्य क्षेत्रों को भी मिलिट्री स्टेशंस नाम दिया गया था और ये स्टेशंस सेना के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। छावनियों के बारे में बात की जाए तो ये एक तरीके से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है और जहां मुख्य रूप से सैनिकों के आवास होते हैं और यहां पर असैन्य नागरिक भी मौजूद रहते हैं। और इसकी स्टार्टिंग जो है वह 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापित की गई थी और भारत की पहली छावनी बैरकपुर कोलकाता में 1765 में स्थापित की गई थी और वर्तमान में भारत में 62 छावनियाँ हैं और इसके प्रशासन जो है वह छावनियों को स्थानीय स्वशासन की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 3 में उल्लेखित किए गए। तो इस तरीके से ये छावनियों के संदर्भ में डी नोटिफिकेशन के संदर्भ में आता है। तो इसकी उत्पत्ति कब से हुई, किस तरीके से प्रक्रिया चली, कब हुई, तो प्रेजेंट में आपकी 62 है। पहली छावनियों पर 1765 में स्थापित हुई थी और इसे किस संघ सूची के विषय में स्थानीय स्वशासन की संघ सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 3 के अंतर्गत आती है और हाल ही में 10 छावनियों को डी नोटिफाई किया हुआ है, इसके कारण चर्चा में बना हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक नगरपालिका के बारे में। नगरपालिका के संदर्भ में पहला टॉपिक आता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में कि प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को दिल्ली के में सुप्रीम कोर्ट के सभागार में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। अब डायमंड जुबली मनाई गई है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण हुए। तो पूर्ण तो इनके अभी प्रेजेंट में तो ये हो गए, लेकिन आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है कि देखो पहले सबसे पहली बात तो ये कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की पहले नंबर पर स्थापना कब हुई थी, फिर इसमें जो प्रावधान है संवैधानिक प्रावधान किसके अंतर्गत आते हैं। अगर ये गोल्डन जो डायमंड जुबली मनाई गई है तो उस टाइम पे कुछ नए फैसले लिए गए होंगे, कुछ नई शुरुआत की गई हुई है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये कुछ मतलब कि कोई भी चीज़ स्टार्ट हुई है तो उसके या फिर कोई नया इनोवेशन मतलब कुछ भी टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी इस तरीके से कि वर्षगांठ मनाई गई कुछ भी होता है तो एक नई चीज़ को उसमें शुभारंभ किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट हुई है तो उसमें कुछ चीज़ों को अपने मतलब कि पहले जिस तरीके की प्रक्रिया चलती है तो उसको और ज़्यादा शार्प करने के लिए तो उस तरीके से कुछ चीज़ों में बदलाव किया जाता है। एक तरीके से बदलाव देखते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसा मूवमेंट आता है तो उसमें चेंज किया जाता है। तो इसमें आपको ये चीज़ देखना है कि आपका ये तो 75 वर्ष तो पूर्ण हुए हैं तो इसके साथ में कौन कौन से तथ्य आते हैं कि जो आपको इसमें कुछ नया शुरुआत किया गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो सबसे पहले तो आता है कि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित पहलों की शुरुआत की है। आज जो हम जी रहे हैं वह डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है या फिर जहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी की कमी दिखाई देती है तो उसमें ये प्रक्रिया आपको समय के हिसाब से अपडेट करनी होती है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी जब डायमंड जुबली बनाई गई तो इसमें विभिन्न पहलों को शुरू किया गया कि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। जैसे कि पहली आती है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के आम नागरिकों तक निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराएगा। तो ये क्या करेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वह देश के आम नागरिकों को निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि आप इंटरनेट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं और वो भी निःशुल्क होगा, एक प्रारूप आपको उपलब्ध कराएगा। डिजिटल कोर्ट्स 2.0 के बारे में इसकी शुरुआत की गई क्योंकि यह ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट की एक नई पहल है। इस पहल के अंतर्गत आप जिला न्यायालयों के जजों को कोर्ट के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब कि जो आपके जिला न्यायालयों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको जो प्रारूप है उनको जजों के रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा। और एक तरीके से देखा जाए तो जो ई कोर्ट्स की जो शुरुआत है वह 2013 में हुई थी और इसका उद्देश्य भारत की अदालती प्रणाली को डिजिटल बनाकर और न्याय तक पहुँच में सुधार करके इस प्रणाली को आधुनिक बनाना था।
और अभी हाल ही में ई कोर्ट्स के 2.0 की नई पहल शुरू की गई है। तो इसके अंतर्गत ये आता है। अब जानते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, कि इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और क्या इसमें प्रक्रिया होती है, इनके बारे में जाने। और प्रेजेंट में कितने न्यायाधीश हैं। कि संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 में भारत की एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वह 7 से कम नहीं होनी चाहिए, जब तक संसद कानून के माध्यम से इसे अधिक संख्या निर्धारित ना करे। वर्तमान में एक तरीके से देखा जाए तो कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। संवैधानिक प्रावधानों की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब आता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत संघीय विवादों पर निर्णय करने की आरंभिक व अनन्य अधिकारता आती है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने की आरंभिक अधिकारता आती है। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित आदेश की अपील करने के लिए विशेष इजाजत दे सकता है और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का भारत में सभी न्यायालयों या अधिकरणों पर व्यापक अपीली अधिकारता होती है। और अनुच्छेद 143 में सलाहकारी अधिकारता होती है और अनुच्छेद 137 के तहत स्वयं की किसी भी निर्णय या आदेश में समीक्षा करने की शक्ति होती है। तो इस तरीके से यह सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषताएं हैं जो कि विभिन्न आर्टिकल के अंतर्गत इसको दी गई हैं। अब आता है सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बैठकों के बारे में, या मतलब कि क्षेत्रीय पीठों के बारे में बात कर ली जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संसद की स्थायी समिति में संसद को सूचित किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने संबंधी उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 130 का उपयोग कर अपनी क्षेत्रीय पीठों की स्थापना कर सकता है। और अनुच्छेद 130 में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों में स्थापित होगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से समय समय पर निर्धारित करें, इसके अंतर्गत होता है। तो इस तरीके की ये क्षेत्रीय पीठों के संदर्भ में है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि भारत में अधिकरण प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। अधिकरण प्रणाली के संदर्भ में देखा जाए तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अधिकरण सरकार के नीति निर्माण के लिए निर्देश नहीं देती है। तो यह सरकार के नीति निर्माण के लिए निर्देश नहीं देती है, तो अधिकरण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया हुआ है। चलिए तो जानते हैं कि इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनके बारे में, और अधिकरण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या इसमें निर्णय दिए गए हैं, इनके बारे में जानते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सशस्त्र बल अधिकरण को उस निर्देश को रद्द कर दिया गया है कि उसे सरकार के जज एडवोकेट जनरल के पद को भरने के लिए नीति बनाने के लिए कहा गया था। एएफटी की स्थापना 2007 में एएफटी अधिनियम के अधीन की गई थी और यह अधिनियम थल सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957, वायुसेना अधिनियम 1950 के आने वाले कार्मिकों से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एएफटी का प्रावधान करते हैं। इन विवादों में सर्विस कमीशन, नियुक्ति, नामांकन, सेवा शर्तों से संबंधित विवाद शामिल होते हैं, जिसके अलावा उपयुक्त अधिनियम के तहत सेना न्यायालय के आदेशों, निर्देशों, दंडादेशों के खिलाफ अपील या उनसे संबंधित अन्य विषयों का भी उपबंध करते हैं। एएफटी के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां भी होती हैं। अब आता है सुप्रीम कोर्ट पर निर्णय के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकरण सरकार संविधान के अनुच्छेद 226 तक के तहत हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं, जिस कारण किसी भी अधिकरण को सरकार की नीति तैयार करने और निर्देश देने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नीति निर्माण करना न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अधिकरण प्रणाली के बारे में देखा जाए तो इसकी प्रकृति एक अर्ध न्यायिक निकाय होती है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका को मुकदमे के भार को कम करना है। इसके अलावा अधिकरणों में तकनीकी विषय से जुड़े मामलों में निपटाने के लिए विषय विशेषज्ञ की भी शामिल होते हैं, जिससे फैसला सुनाना आसान हो जाता है। संवैधानिक मान्यता के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए अनुच्छेद 323 का ए और 323 बी में भारत के संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 323 ए कहता है कि यह संसद को लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है और संसद केंद्र या राज्य दोनों स्तर पर अधिकरणों का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 323 बी के अंतर्गत आता है कि इसमें अन्य विषयों जैसे कराधान, भूमि सुधार आदि के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इन विषयों से संसद या राज्य विधान मंडल कानून बनाकर अधिकरणों का गठन कर सकती है।
2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 323 का बी के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही अनन्य अधिकार नहीं हो और राज्य विधानमंडल संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित उनके अधिकार क्षेत्रों के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर अधिकरण का गठन कर सकती है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अधिकरणों की संरचना के बारे में देखा जाए तो यह पारंपरिक अदालतों के विपरीत अधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के साथ साथ विशेषज्ञ सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं और इनका क्षेत्राधिकार प्रत्येक अधिकरण को उनकी विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए विशिष्ट क्षेत्राधिकार दिया गया है। कुछ अधिकरणों के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि अपने से नीचे के प्राधिकरणों या प्राधिकारियों या सरकारी निकायों द्वारा किए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं और यह अपील सामान्यतः अधिकरणों के फैसले के खिलाफ या अपील संबंधित हाईकोर्ट में की जाती है और ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनमें अपील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। एल चंद्र कुमार बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अधिकरणों के फैसले के खिलाफ संबंधित हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील करने की अनुमति प्रदान की हुई थी। अब जानते हैं कि भारतीय अधिकरण प्रणाली के विकास क्रम के बारे में कि सर्वप्रथम 1941 में आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी, जो कि भारत का पहला अधिकरण था। 1976 में स्वर्ण सेवा समिति 1976 ने माना हुआ था कि उच्च न्यायालयों में लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित बड़ी संख्या में मामले लंबित थे और इसके बाद 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 323A और 323B को शामिल किया गया था, जिसमें अधिकरण की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए थे। 1980 के दशक से देखा जाए तो अलग अलग अधिनियमों के तहत कई अधिकरणों की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रशासनिक मामलों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 217 में वित्त अधिनियम 2017 द्वारा अधिकरण प्रणाली को पुनर्गठित किया गया, जिसके माध्यम से एक जैसे कार्य करने वाले अधिकरण का विलय कर दिया गया और अधिकरणों की संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई और इस अधिनियम में केंद्र सरकार को इस अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए पात्रता, नियुक्ति, पद से हटाने और सेवा शर्तों के नियम बनाने की शक्तियाँ सौंप दी थी। 2021 में अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 बनाया गया है। इस अधिनियम में कुछ अधिकरणों जैसे फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को भंग कर दिया गया, जिसमें कार्यों को मौजूदा न्यायिक संस्थानों मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों को सौंप दिया गया और इस अधिनियम में कुछ अधिकरणों में अनेक पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव भी किया गया, इसके अंतर्गत आता है। तो ये आयकर जो भी अधिकरण है उनके एक विकास क्रम को 1947 से 2021 तक को इसको बताया गया। अब आता है कि मानहानि के संदर्भ में देखा जाए तो हाल ही में विधि आयोग के द्वारा 285वीं रिपोर्ट की आपराधिक मानहानि को नए आपराधिक कानून में बनाए रखने की सिफारिश की हुई है। इस रिपोर्ट को इस तथ्य से रेखांकित किया गया है कि यह जीवन की गरिमा को संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण और मूल अधिकार का एक पहलू है, जो कि लोगों को उनके खिलाफ अपमानजनक भावनाओं के इस्तेमाल और बेबुनियाद आरोपों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता से होता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 में अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 के तहत वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्तियुक्त निर्बंध लगाए गए हों, जो कि मानहानि के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंध लगाए जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मानहानि का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए के इरादे से प्रकाशित या अभिव्यक्त कोई असत्य या अपमानजनक टिप्पणी करना है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से, मतलब कि उस इरादे से कोई असत्य या अपमानजनक टिप्पणी करना है, इस तरीके की एक मानहानि होती है, जो कि आपराधिक भी होती है और सिविल भी होती है। यह दोनों तरीके से होती है, जिसमें आपराधिक मानहानि के अंतर्गत आता है कि दोषी व्यक्ति को जेल में सजा हो सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है, और जो दूसरी होती है सिविल मानहानि, जिसके अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति मानहानि वाले कथनों से अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग हेतु अदालत में याचिका का दायर कर सकता है। तो इस तरीके से ये मानहानि दोनों तरीके से होती है। अब आता है कि मानहानि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में दिया जाए तो पहला आता है कि सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघवाद 2016, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 के संवैधानिक रूप से इसे वैध ठहराया है, और चमन लाल बनाम पंजाब राज्य 1970 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले में नेक इरादा और प्रामाणिकता साबित करने के लिए मानदंड स्थापित किए थे, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि संविधान तथा कानूनों में आपराधिक मानहानि से संबंधित प्रावधान को देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता, जो कि 1860 की धारा 499 से 502 के अंतर्गत आपराधिक मानहानि से संबंधित कुछ व्यापक प्रावधान किए गए।
धारा 499 कहती है कि मानहानि की व्यापक परिभाषा को परिभाषित करती है। वो धारा 500 जो है वह दोषी पाए गए 2 साल की कैद और फिर जुर्माना या दोनों तरह की सजा का प्रावधान करती है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 में दोषी व्यक्ति को सामुदायिक सेवा करने की सजा देने का नया प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट परिहार या रेमिशन के बारे में कि रेमिशन के संदर्भ में क्या चर्चा आई है, क्योंकि जो आपके 5 तरीके की वो है परिहार एक तरीके से जो आती है, जैसे कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 है, जिसमें राष्ट्रपति को कुछ अपराध हेतु दोषी ठहराए जाने के संदर्भ में दंड को माफ़ करने के संदर्भ में कुछ 5 तरीके की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि पार्डन या माफ़ करना, निलंबित करना या सस्पेंड करने के संदर्भ में, परिहार करने या रेमेशन और या लघुकरण करना मतलब कि कम्यूटेशन के संदर्भ में आती हैं। तो इस तरीके से ये भारत के राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ दी गई हैं और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत आपके राज्यपाल को भी शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें इस तरीके की शक्तियाँ कुछ मतलब कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाती हैं। चलिए, तो अभी हाल ही में क्या ये चर्चा में रहा है, क्या मुद्दा उठा हुआ उनके बारे में जानते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा है। कि बिल्किस बानो में 11 दोषियों को, बिल्किस बानो का जो मामला था उसमें 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा समय से पहले रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो ये गुजरात सरकार के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। वह कौन सा मामला था? बिल्किस बानो मामला, बिल्किस बानो के मामले में। चलिए, तो परिहार के बारे में देखा जाए कि परिहार है क्या। परिहार को देखा जाए तो यह जब किसी दोषी को दिए गए दंड यानी कि सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा की अवधि कम कर दी जाती है। मतलब कि जो प्रकृति है, जो भी जिस चीज़ की सजा दी गई है व्यक्ति के लिए, तो उसकी प्रकृति ना बदलकर बदले हुए सजा को कम कर देना। कि मतलब कि आपकी 10 साल की सज़ा है तो उसे 5 साल कर देना, 8 साल कर देना, तो उसमें आपकी प्रकृति नहीं बदलेगा कि आपने ये वाला क्राइम किया हुआ है तो उसके तहत आपकी क्राइम बदल जाएगा। क्राइम ना बदल के आपका समय अवधि जो है उसको कम कर देना। और दंड के परिहार, इसे दंड का परिहार कहा जाता है, मतलब कि रेमिशन इसे कहा जाता है। राज्य अपनी परिहार नीति के तहत दोषियों को समय से पहले रिहा कर सकता है। राज्य के पास ये अधिकार है कि यह दोषियों को अपना समय के पहले रिहा भी कर सकता है। अब आता है कि परिहार से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की बात की जाए तो इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध हेतु दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को माफ करने, निलंबित करने, परिहार करने या लघुकरण का अधिकार देता है और राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रयोग करता है। इन शक्तियों के प्रयोग को जान लेते हैं कि किन टाइम पर इस शक्ति का प्रयोग करता है। कि यदि दंड सेना न्यायालय या मार्शल कोर्ट ने दिया हो, या यदि दंड की संघ की कार्यपालिका शक्ति के तहत आने वाले कानूनों के दायरे में दिया गया, और यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई। इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के ही समान होती हैं, जिसमें राज्यपाल की शक्तियां केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन होती है और राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है और मृत्युदंड को माफ करने के अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब आता है परिहार से संबंधित कानूनी आधार के बारे में। इसके संदर्भ में आता है पहला कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 में सरकार को किसी भी व्यक्ति को दी गई सजा निलंबित करने और परिहार करने की शक्ति प्रदान होती है। CRPC की धारा 433 के ये में 14 साल की सजा काट चुके लोगों को परिहार का प्रावधान है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 473, 475, 476, 477 में परिहार से संबंधित प्रावधान दिए गए। परिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जाए तो पहला फैसला आता है लक्ष्मण नमस्कर बनाम भारत संघवाद 2000 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा था कि संघ के परिहार के लिए निम्नलिखित 5 आधार पर विचार करना है, जिसमें पहला कि क्या घटित अपराध से समाज के बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है, क्या अपराध को फिर से दोहराए जाने की संभावना है, क्या दोषी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना है, क्या दोषी को जेल में अनावश्यक रखकर कोई अन्य उद्देश्य पूरा किया जा रहा है, या दोषी के परिवार में सामाजिक आर्थिक स्थिति होता है। तो इसके संदर्भ में आता है हरियाणा राज्य बनाम राजकुमार बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CRPC की धारा किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को मिली संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो इसके अंतर्गत आता है।
अब आता है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में, जिसमें पहली आती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो रही है वह हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति में 56 वकीलों के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया हुआ है, जिसमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दर्जा पाने वाली पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसका आशय होता है कि ऐसे वकीलों से होता है जो उपयुक्त नियमावली के तहत कार्य करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्षकार के पक्ष में रखने के लिए अधिकृत होती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के किसी मामले में किसी पक्ष की ओर उपस्थित हो सकता है, पक्ष प्रस्तुत कर सकता है या बहस कर सकता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है जमानत या बेल के संदर्भ में कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस तथ्य को रेखांकित किया हुआ है कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों में जमानत देने से मना करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का यह उल्लंघन है कि किसी भी अपराध के आरोपी या अभियुक्त व्यक्ति को कानूनी हिरासत में अस्थायी तौर पर फ्री करना या जमानत या बेल कहलाता है। यह बेल उस अभिव्यक्त द्वारा एक बॉन्ड या जमानत बॉन्ड जमा करवाने के बाद अधिकृत प्राधिकारी या न्यायालय की निर्धारित शर्तों के अधीन होती है। अब जानते हैं अंतरिम जमानत के बारे में, जो कि सीमित समय के लिए दी जाती है और यह नियमित जमानत या अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई से पहले दी जाती है। मतलब कि जो नियमित जमानत होती है और या अग्रिम जमानत होती है उसकी याचिका की जो सुनवाई होती है उसकी एज दी जाती है। फिर आती है दूसरी नियमित जमानत, जो कि रेगुलर बेल होती है, जिसमें ऐसी मांग ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे गिरफ्तार किया गया हो, पुलिस की हिरासत में हो। अग्रिम जमानत, जो कि इसकी मांग में उन लोगों द्वारा दी जाती है जो कि गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार होने की आवश्यकता हो। डिफ़ॉल्ट बेल में बाध्यकारी या वैधानिक जमानत के रूप में जाना जाता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के क्लॉज 2 के तहत प्रदान की जाती है और यह कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल होने में होने वाली अत्यधिक देरी के कारण आरोपी को हिरासत में रखने की सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तरीके से होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किए गए बदलाव के बारे में बात की जाए तो यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता दिया है तो उससे जमानत दे दी जाती है। नए कानून में किसी विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार करने से संबंधित एक सख्त प्रावधान जोड़ा गया है। नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विचाराधीन कैदी में जेल में किसी अपराध के लिए निर्धारित सजा का 1/3 या आधी सजा पूरी कर ली है तो इस जेल अधीक्षक को उस विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने में अदालत से लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा और इस आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता और किसी भी अपराधी को पहले 15 दिनों से अधिक दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। अब आता है चुनाव के बारे में। चुनाव के संदर्भ में हमारा पहला टॉपिक आता है चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में, जो कि चर्चा में रही थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और अन्य बनाम भारत संघवाद और अन्य में निर्णय देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करके इसे असंवैधानिक करार दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि यह सूचना के अधिकार में अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 का उल्लंघन करती है। तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। इसके संदर्भ में ये प्रमुख व्याख्या है। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड योजना आखिर होती क्या है, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान इतना बड़ा निर्णय लिया गया है कि कोई स्कीम पहले से चल रही थी और उसको रद्द कर दिया गया। चुनावी बॉन्ड एक तरीके से देखी जाए तो यह प्रोमिसरी नोट के जैसे जारी होते हैं। यहाँ चुनावी बॉन्ड जो वस्तुतः धारक को मिलने वाली ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखित होता है, जिसमें ये बेयर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिनमें खरीदार या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। चुनावी बॉन्ड की विशेषताओं को देखा जाए तो यह नॉन रिफंडेबल के आधार पर खरीदार को जारी की जाती है और इन्हें भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां या संस्थानें खरीद सकती हैं और इस बॉन्ड को केवल भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है। इसका उपयोग केवल उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट हासिल किया हुआ है। ये राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान या चंदा प्रदान करना सुनिश्चित करते हैं जो सरकारी अधिकारियों का ऑडिट किया जा सके और इस प्रकार ये पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। और प्रत्येक चुनावी बॉन्ड में एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिकल संख्या होती है जिसे परावैंगनिक किरणों के माध्यम से देखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में।
अब आता है कि वित्त अधिनियम 2017 द्वारा भारत के राजनीतिक दलों को वित्त पोषण में जो बदलाव किया गया है, इन बदलाव के बारे में देख लेते हैं कि वित्त अधिनियम 2017 के पहले क्या प्रक्रिया थी और 2017 के बाद क्या प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है, जो अभी 2017 को संशोधित कानून के तहत इसको किया गया है। इसमें पहले नंबर पर आता है कॉरपोरेट योगदान, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के अंतर्गत है, जिसमें वित्त अधिनियम 2017 के पहले देखा जाए तो एक वित्त वर्ष में किसी कंपनी द्वारा दिया जाने वाला राजनीतिक चंदा कंपनी के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ के 7.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनियों को अपने लाभ या हानि के खाते में उस कंपनी के द्वारा किसी राजनीतिक दल को योगदान के रूप में दी गई राशि का खुलासा करना आवश्यक है। साथ ही योगदान की गई कुल राशि और उसके दल के विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। अब आता है वित्त अधिनियम 2017 के बाद इसमें राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली कॉरपोरेट फंडिंग की सीमा हटा दी गई है और भारत में निगमित या स्थापित किसी भी कंपनी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान करने की अनुमति प्रदान की गई हो और कंपनियों को केवल राजनीतिक दलों को दी गई चंदे की कुल राशि का खुलासा करना आवश्यक है, न कि प्रत्येक राजनीतिक दल को दी गई राशि का विवरण बताना होता है। काले धन पर रोक के संदर्भ में देखा जाए तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1961 की धारा 13A के अंतर्गत इसमें 2017 के पहले जो प्रावधान था कि राजनीतिक दल को चंदा देने वाले के नाम पते में 20,000 रुपये से अधिक स्वैच्छिक योगदान का रिकॉर्ड रखना होगा और राजनीतिक चंदा जो है वह नगद के रूप में देने की अनुमति होगी। और इसमें 2017 के बाद ये प्रावधान जोड़ा गया था कि राजनीतिक दलों को जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिलने वाले चंदे के रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी और इसमें 2000 से अधिक का दान केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए। पारदर्शिता के संदर्भ में कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C के अंतर्गत इसमें राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के चंदे की जानकारी ECI को देनी होगी और इसमें राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से प्राप्त चंदे की जानकारी ECI को देना आवश्यक नहीं है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब संबंधित तथ्य जैसे कि राजनीतिक दल और आयकर के बारे में जो इसमें कई बार मेंशन हुआ है कि हाल ही में आयकर विभाग ने राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की विसंगति में देरी करने के लिए 210 करोड़ की जुर्माने की मांग की हुई है। और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयकर का भुगतान करने की छूट प्रदान करती है, जिसमें छूट से संबंधित दलों में निम्नलिखित शर्तों पूरा करना है कि वही खातों और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव राजनीतिक दलों के खाते कानून के अनुसार ऑडिट किए गए हों और आयकर अधिनियम धारा 139 का 4B के तहत राजनीतिक दलों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है और उनकी आय कुल छूट सीमा से अधिक हो तो इसके अंतर्गत होता है। अब आता है नगर पालिका चुनाव या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शन के बारे में कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव के परिणामों को अमान्य एवं रद्द घोषित कर दिया गया। चलिए तो जानते हैं कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत इसमें ऐसी कौन सी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है जिसके अंतर्गत मेयर के चुनाव को ही अमान्य या रद्द घोषित कर दिया गया। अनुच्छेद 142 से अंतर्गत आपका पहले भी यूपीएससी में एग्जाम में पूछा गया है, मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, तो आपको अनुच्छेद 142 को अच्छे से पढ़ना है एक एक पॉइंट को, क्योंकि एक उसमें वो 4-5 जो एक साथ देता है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगती है। तो आपको एकदम क्लियरिटी मतलब एकदम क्लियर तौर पे इसको समझ के याद करना है, मतलब कि समझना है कि इसमें ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 142 के बारे में बात की जाए तो यह अनुच्छेद शीर्ष न्यायालयों को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। ये क्वेश्चन शायद 2019 में पूछा गया था 142 से रिलेटेड। यह सुप्रीम कोर्ट को विशेष स्थिति में कार्यकारी और विधायी कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसमें सरकारी निकायों या अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश, अन्य निर्देश या आदेश जारी करने का इसमें शामिल होता है। यह सुप्रीम कोर्ट को लोकहित, मानव अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। साथ ही इनमें के किसी भी प्रकार के उल्लंघन या अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना होता है। और अनुच्छेद संविधान की संरक्षण को कानून के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को बढ़ाता है। साथ ही यह न्यायिक सक्रियता के रूप में भी कार्य करता है। तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत ये प्रमुख इसमें प्रावधान दिए गए।
नगरपालिका के चुनाव के बारे में देखा जाए तो नगरपालिका का जो चुनाव है उससे संबंधित राज्य सरकार के विधानमंडल द्वारा बनाए गए नगर निगम अधिनियम के अनुसार होते हैं, जिसमें नगरपालिका और नगर पंचायतों के चुनाव संबंधित नगरपालिका अधिनियम के अनुसार होते हैं। नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो संवैधानिक प्रावधान जो है वह संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लॉज के आर के अंतर्गत नगरपालिका की सभी सीटों का प्रत्यक्ष निर्वाचन नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा चयनित व्यक्तियों के द्वारा यह भरी जाएंगी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिन्हें वार्ड के नाम से जाना जाता है। सीटों के नगरपालिका की सीटों की आरक्षण के संदर्भ में इसमें संविधान के अनुच्छेद 243 कहता है कि नगरपालिका अधिनियम में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अन्य समूहों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और आरक्षित सीटों की कुल संख्या कम से कम 1/3 हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। नगरपालिकाओं के कार्यकाल के संदर्भ में अनुच्छेद 243 का यू कहता है कि प्रत्येक नगरपालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तारीख से 5 वर्ष तक की बनी रहेगी और नई नगरपालिका के गठन के लिए अगले चुनाव का आयोजन नगरपालिका की अवधि समाप्त होने से पहले किया जाना अनिवार्य होगा। और यदि नगरपालिका की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो इस चुनाव को नगरपालिका के गठन मतलब कि जो पुनर्गठन है उसको 6 महीने के अंतर्गत पुनः चुनाव कराया जाएगा। और यदि नगरपालिका की उसकी अवधि पूर्ण होने से पहले विघटन कर दिया जाता है तो गठित नगरपालिका केवल शेष अवधि के लिए बनी रहेगी। और यदि विघटित नगरपालिका का कार्यकाल 6 माह से कम है तो यह अवधि चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होगा। तो इस तरीके की ये एक सिस्टम बनाया हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया है अनुच्छेद 243(z)(a) के अंतर्गत नगरपालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करने, नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन, अधीक्षण और निर्देशन के नियंत्रण इसके अंतर्गत किया गया है। तो इसके अंतर्गत ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो यह नगरपालिकाओं के कार्यकाल, उनकी सीटों के आरक्षण, नगरपालिकाओं की संरचना इसके संदर्भ में दिया गया। अब चलिए जान लेते हैं कि जो नगर पालिकाओं के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं तो ये इसमें स्थानीय स्तर पर मतलब कि आपका 2 तरीके से, एक ग्रामीण स्तर पर होती है, एक शहरी स्तर पर कुछ सरकार को चलाया जाता है। जो शहरी स्तर पर चलाया जाता है इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ी गई थी। अब आता है कि इसके अंतर्गत आपका 11वीं आपकी पंचायतों के लिए थी और 12वीं आपकी नगर पालिकाओं के लिए थी। इसमें छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका या नगर परिषद होती है और ट्रांजेक्शन क्षेत्र जो होता है वहाँ पर नगर पंचायत और इसके अतिरिक्त ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों वाला ट्रांजेक्शन क्षेत्र शामिल होता है और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम होता है। तो ये इस तरीके की शहरी स्थानीय निकायों की 3 श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है कि शहरी स्थानीय निकायों और नगर निगमों के बारे में बात की जाए तो यह किसी नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं। पहला परिषद, दूसरा स्थायी समिति, तीसरा आयुक्त होता है। परिषद जो होती है उसमें पार्षद शामिल होते हैं जो कि विचार विमर्श करने वाली एक विधायी शाखा है जिसका नेतृत्व मेयर करता है और उसकी सहायता के लिए एक डिप्टी मेयर होता है। और मेयर जो होता है एक नाममात्र का प्रमुख होता है जो कि शहर के एक प्रथम नागरिक के तौर पर इसे मान्यता प्रदान होती है। अगर आप नगरों में रहते हैं तो आपने ये प्रक्रिया को आपने अपने सामने ही देखा होगा कि वहाँ पार्षद चुने जाते हैं और वहाँ उसका नेतृत्व मेयर करता है। मेयर जो होता है वह भारत शहर का प्रथम नागरिक के तौर पर इसे चुना जाता है, मान्यता प्राप्त होती है। स्थायी समितियां हैं और ये समितियां परिषद के कामकाज की सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जाती हैं जिसकी संख्या बहुत अधिक है। नगर आयुक्त जो कि परिषद और उसके स्थायी समितियों द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और भारतीय शहरों में मुख्य रूप से आयुक्त मॉडल यानी कि मुख्य कार्यकारी के रूप में आयुक्त मॉडल का पालन किया जाता है और यह मॉडल मेयर मॉडल यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी मॉडल के विपरीत होता है। DEEM यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी मॉडल और CACE मॉडल जो कि मुख्य कार्यकारी के रूप में आयुक्त मॉडल में एक तरीके से एक डिफरेंसेस देखा जाए कि एक दूसरे के विपरीत तो होते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी मॉडल के मेयर मॉडल होता है जिसमें मेयर जो होता है वह अग्रणी भूमिका निभाता है और वह व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ उसमें निहित होती हैं। और जो आपका CAC यानी कि मुख्य कार्यकारी के रूप में आयुक्त मॉडल होता है जहाँ पर जो मॉडल में आयुक्त अग्रणी होता है और इसकी कार्यकारी शक्तियाँ भी उसी के पास होती हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है।
और देश के प्रत्येक राज्य में यहाँ नगर पालिकाओं के गठन के लिए कानून बनाया गया है और यह कानून नगर पालिकाओं के कार्यों, संरचना, संसाधनों और नागरिक प्रशासन में उनकी भूमिका तय करता है। तो इस तरीके से इसकी प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है। अब आता है आदर्श आचार संहिता के बारे में कि सुर्खियों में क्यों रही कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया था और यह देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और इसमें परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। तो ये आदर्श आचार संहिता ये आपकी लागू होगी। चलिए तो जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है और इसकी शुरुआत कब हुई और इसे कब जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो पहली बार लोकसभा के चुनाव में पहली बार लागू की गई है, विधानसभा के चुनाव में। तो इन पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। आदर्श आचार संहिता जो है वह एक तरीके से चुनावी प्रक्रिया की अवधि में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए ECI के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक सेट होता है जिसमें आपके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इसका एक उद्देश्य होता है। और ये संहिता संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप होती है जिसमें निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है और यह चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक यह प्रक्रिया लागू होती है। इसके अंतर्गत इसमें कानून लागू नहीं किए जाते। इसमें कुछ प्रावधान जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे कानूनों के माध्यम से लागू किए जाते। अब आता है कि इसकी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि आदर्श आचार संहिता का विकास क्रम और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका के बारे में कि पहली बार 1960 में केरल राज्य में विधानसभा चुनाव में MCC को लागू की गई थी और 1974 में ECI में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक जिला स्तरीय स्थायी समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था जिसके तहत जिला कलेक्टर को MCC उल्लंघन की निगरानी करनी और 1989 में ECI सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों को विनियमित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक नया उपबंध शामिल किया गया था और 2013 में S सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ECI में चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े निर्देश जारी कर दिए थे और इस निर्णय को बाद में आयोग ने MCC में शामिल किया गया था। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि MCC के बारे में कि इसके जब मतलब कि आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी तो इसके संदर्भ पे कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो प्रतिबंधित रहती हैं। ये आपका अभी इस बार चुनाव हो रहा है और ये आदर्श आचार संहिता अभी लगी ही हुई है जिसके कारण आपका एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ है। तो आपको इसको ध्यान देना है कि पहला तो आता है कि उम्मीदवार वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकार नई परियोजनाएं शुरू नहीं कर सकती। अवसंरचना विकास जैसे सड़क से जुड़े प्राधिकरणों की ओर से कोई वादा नहीं किया जा सकता। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी प्रकार की अस्थायी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई जाती है। मंत्री या उम्मीदवार या विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान की मंजूरी नहीं दे सकते और चुनाव प्रचार के लिए सरकारी परिवहन साधनों, सरकारी मशीनरी जैसे संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से जब आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है तो ये प्रक्रियाएं प्रतिबंधित रहती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बारे में कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए नियम बनाए हुए हैं। नए नियमों को RUPP को चुनाव चिन्ह के आवेदन के साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होते हैं जो कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में ऑडिटेड अकाउंट के विवरण, पिछले 2 चुनावों के लिए व्यय का ब्यौरा होता है। RUPP यानी कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे राजनीतिक दल होती हैं जहां पर विधानसभा या लोकसभा के आम चुनाव में इतने मत प्राप्त नहीं होते जितने कि राष्ट्रीय या राज्य दल को दर्जा दिया जाता है। और इसमें नए पंजीकृत दल ऐसे दल भी शामिल होते हैं जिनमें पंजीकृत होने के बाद में किसी भी चुनाव नहीं लड़ सकते हो और यह चुनाव ECI चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति के बारे में देखा जाए तो यह भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों में राहत शिविरों में वोट डालने के लिए मणिपुर की आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक योजना अधिसूचित की है। इस कदम में अपने मूल निवास स्थानों में विस्थापित हुए लोगों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी और यह संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार IDP ऐसे लोग होते हैं जो सशक्त संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन, आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हालांकि वे अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर नहीं जाते।
अमिट स्याही या मतदाता स्याही के बारे में बात की जाए तो यह एक तरीके से भारतीय निर्वाचन आयोग ने अमिट स्याही के एकमात्र निर्माता मैसूर पेंट्स एंड वार्निंग्स लिमिटेड को 26.55 लाख शीशियाँ बनाने का ऑर्डर दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49 के प्रावधानों में किया गया है कि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी में प्रत्येक मतदाता की बाईं तर्जनी उंगली का निरीक्षण कर सकता है और उस पर एक अमिट स्याही का निशान लगा सकता है। जब आप वोट देने जाते हैं तो आपकी उंगली, जो कि बाएं हाथ की उंगली होती है, वहाँ पर आपका एक स्याही लगाई जाती है। इस स्याही एक अमिट स्याही होती है। जब आप इस स्याही को धुलते होंगे तो वह छूटती नहीं है और जब तक 3-4 दिन 1 हफ्ते तक इस स्याही आपके हाथ में बनी रहती है कि आपने वोट दिया है, आपकी पहचान साबित रहती है कि ये अमिट स्याही रहती है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार लगाने के बाद इसे महीनों तक किसी रसायन, डिटर्जेंट, साबुन या तेल से नहीं हटाया जा सकता और इसका रंग जो होता है वह पर्पल तरीके का होता है। आपने वोट दिया होगा तो आपने देखा ही होगा, इवन लगी भी होगी आपको। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है जो नाखून के साथ अभिक्रिया करने और प्रकाश के संपर्क में आने पर गहरा होता जाता है। तो जब ये स्याही लगती है तो उस टाइम पे उसका कलर और होता है और जब आपका ये प्रक्रिया जब मतलब ज़्यादा दिन हो जाता है तो आपका जो देखते होंगे कि उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें जो आपकी स्याही है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है जो कि नाखून के साथ अभिक्रिया करने पर और प्रकाश में जब संपर्क में आती है तो उसका जो कलर होता है वो गहरा होता जाता है। तो अभी जो चुनाव हुआ है तो अभी कितना ऑर्डर दिया गया था? 26.55 लाख शीशियों बनाने का ऑर्डर दिया गया था भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो ये अमिट स्याही के संदर्भ में। अब आता है नामांकन प्रक्रिया के बारे में कि नामांकन प्रक्रिया जो है वह उम्मीदवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत नामांकन दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने की तिथि में भारत का निर्वाचन आयोग तय करता है और उम्मीदवार है इसके किसी प्रस्तावक द्वारा नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक ऑफिसर रिटर्निंग को सौंपना होता है। और जिस निर्वाचन क्षेत्र में कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक ही प्रस्तावक होता है और किसी मान्यता प्राप्त दल का कोई उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता है तो प्रस्तावक के रूप में उस निर्वाचन क्षेत्रों के केवल मतदाता की ही आवश्यकता होती है। और ये निर्दलीय या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मामले में प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आता है। अब आता है डाक मतपत्र, जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए डाक मतपत्र को अधिसूचित किया है, जिसमें डाक मतपत्र के माध्यम से मत डालने का एक तरीका है जिसमें यह सुविधा उन लोगों को प्रदान की जाती है जो शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ होने के कारण अपना मत नहीं खो पाते हैं, मतलब कि जो अपना वोट नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए ये डाक मतपत्र की प्रक्रिया भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये शुरू की गई है। इसके अंतर्गत आपके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? अगर आप इन शर्तों को मतलब रहते हैं तो आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं कि जैसे कि आपके नियोजित मतदाता, सशक्त बलों के सदस्य, राज्य के सशक्त पुलिस बल के सदस्य, सरकारी कर्मचारी आदि होना, अनुपस्थित मतदाता जैसे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए मतदाता व प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत मतदाता। और डाक मतपत्र के लिए उपयोग किया जाने वाला मतपत्र ईवीएम हेतु उपयोग किए जाने वाले मतपत्र से अलग होता है। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये चुनावों के संदर्भ में आपकी जो प्रक्रिया है उन सब के बारे में बताया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक महत्वपूर्ण कानून और विधेयक के बारे में, जिसमें पहला आता है नागरिकता संशोधन नियम 2024 के बारे में कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2009 में संशोधन किया हुआ है, क्योंकि कोई भी जब अधिनियम बनाया जाता है तो उसका एक आधार होता है। जैसे अभी 2024 में इसमें संशोधन किया गया तो इसका आधार कब का है? 2009 का नागरिकता नियम संशोधन अधिनियम। तो ये नियम है उस टाइम से ये अभी इसमें संशोधन हुआ है। और एक जो सबसे पहला जो अधिनियम बनाया गया था वो 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया था। फिर 2009 में इसमें संशोधन किया गया, 2019 में किया गया और 2024 में ये अभी हाल ही में किया हुआ है। चलिए तो जानते हैं कि जो अभी 2024 में किया गया है और 2019 में किया गया था उन दोनों से इसमें किस तरीके का डिफरेंसेस है। तो 2019 के भी अधिनियम को जानेंगे, 2024 के भी अधिनियम को जानेंगे और जो भारतीय नागरिकता को रद्द करने का क्या आधार होता है, इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मान्यता प्राप्त है, कि इसे संसद को किस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता देता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया को सब संक्षिप्त में जानते हैं।
कि गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम 2009 में संशोधन किया और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है और ऐसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का निर्णय किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो और इसी अनुच्छेद के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए सीए 2019 को पारित किया और दिसंबर 2019 में से राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता देने या उसे समाप्त करने तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी कानूनों या मामलों के लिए कोई प्रावधान कर सकती है। सीए का उद्देश्य होता है कि प्रवासियों का एक विशेष समूह को नागरिकता प्रदान करना और भले ही उनके पास 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार यात्रा के वैध दस्तावेज नहीं हो, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में कि इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित 4 शर्तों को पूरा करते हों और उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से हो, इसके अंतर्गत आते हैं कि वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हों, उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो और इस संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों, इनर लाइन परमिट या अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के तहत आने वाले क्षेत्रों में नहीं आते। केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 और उनके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के खिलाफ दंडित करने की छूट दी हुई है और उपयुक्त प्रवासियों को देशीकरण के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पंजीकरण रद्द करने के इसमें 5 आधार दिए गए हैं। पहला, जिसके अंतर्गत आपकी पंजीकरण यानी कि जो आपकी नागरिकता है वो रद्द हो जाएगी। तो इसके 5 आधार कौन कौन से हैं? पहला तो आता है धोखाधड़ी के जरिए पंजीकरण करवाना, दूसरा आता है संविधान के प्रति निष्ठा न रखना, तीसरा आता है कि युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संपर्क रखना, चौथा आता है कि भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, लोक हित को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, पांचवा आता है कि पंजीकरण के 5 साल के भीतर प्रवासी भारतीय नागरिकों को 2 साल या उससे अधिक कारावास की सजा सुनाई गई है। तो इसके अंतर्गत ये 5 आधारों को रद्द करने के प्रावधान दिए गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसमें पहला आता है पात्रता के संदर्भ में कि यह पंजीकरण देशीकरण के तहत भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें भारतीय मूल का व्यक्ति हो, किसी भारतीय नागरिक से शादी करने या महिला पुरुष से संबंधित हो, भारतीय नागरिक का नाबालिग संतान, वह व्यक्ति जिनके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों और वह व्यक्ति जिसके माता पिता जिसमें कोई भी स्वतंत्र भारत का नागरिक रहा हो और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रताएं, जैसे कि नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए विवरणों की सत्यता को प्रमाणित करने का एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा और इसमें किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है और 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीयता के प्रमाण को देखा जाए तो इसमें मूल देश में साबित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट दी गई है और आवेदक अब भारत में प्रवेश प्रमाण में 20 अलग अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें वीजा, आवासीय परमिट, जनसंख्या पंजी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और आदि दस्तावेज इसमें शामिल होते हैं। पूरे दूसरे देश की नागरिकता त्याग करने में जब आवेदक को एक घोषणा पत्र भी सौंपना होगा और इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है तो उसमें देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना है तो उसे धारा अनुच्छेद भारतीय अधिनियम 1955 की धारा 6B के तहत नागरिकता के लिए आवेदन जिला स्तरीय के माध्यम से समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति के इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा और जिला स्तरीय समिति के बारे में केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करनी होगी। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है OCI कार्ड धारकों के लाभ के बारे में कि OCI कार्ड धारक जो को आजीवन बीमा वीजा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हो, वे भारत में कई बार आ जा जाते हों। वास्तव में यह बहुउद्देशीय कार्ड है। उन्हें भारत के किसी भी अवधि तक रहने के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने के लिए छूट दी जाती है। आर्थिक, वित्तीय, शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उन्हें आदिवासी भारतीयों की समान सुविधाएं दी जाती है तथा OCI कार्ड धारकों को भारत में कृषि भूमि या बागान जैसी परिसंपत्तियों में खरीद की अनुमति नहीं है।
निम्नलिखित विदेशी नागरिकों में ओसीआई के लिए आवेदन करने के पात्र में देखा जाए कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था, जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक बन चुका था, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनने वाले किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, या उपयुक्त पात्रताओं के तहत आने वाले लोगों की संतान या परपोते और परपोती आते हैं। अब आता है महामारी रोग अधिनियम 1897 के बारे में कि हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1897 की व्यापक समीक्षा शीर्षक से 286वीं रिपोर्ट जारी की हुई है। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ईडीए 1897 और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 की जांच की है। विधि आयोग द्वारा रेखांकित ईडीए 1897 की मुख्य कमियों को देखा जाए तो इसमें कानून में सरकार की अत्यधिक शक्तियाँ दी गई जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत महामारी या संक्रामक रोग को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। साथ ही प्रकोप, एपिडेमिक और पैंडेमिक के बीच अंतर भी नहीं किया गया है। अधिनियम में महामारी या रोग की प्रभावी निगरानी या क्वारंटाइन प्रक्रिया, दवाओं को वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने, संक्रामक अपशिष्ट के शवों को निपटान करने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों की कमी होना। इस अधिनियम में स्थानीय सुशासन के महामारी संबंधी रोगों को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के बारे में जानने की यह विश्व स्वास्थ्य सभा में 1967 में अपनाया गया था, जिसे 2005 में संशोधन किए गए और यह लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं और आपात स्थितियों के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा होता है जो पूरे देश में फैल सकती है। इसमें 194 सदस्य देशों सहित 196 देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो कि एक तरीके से लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं को रिपोर्ट करना आवश्यक बनाते हैं और इसके लिए अधिकार एवं दायित्व भी निर्धारित किए जाते हैं। अब आता है ईडीए 1897 के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो यह औपनिवेशिक शासन और ने 1896 में तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फैले बोबोले के प्लेग महामारी से निपटने के लिए ईडीए लागू किया हुआ है। सरकार की शक्तियों में देखा जाए तो एपिडेमिक या पेंडेमिक का राज्यों के बीच प्रसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार या जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाना चाहिए और वे इन रोगों की रोकथाम और प्रबंधन हेतु उपयुक्त कार्यवाही करते हैं और इसके तहत केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत बंदरगाहों से प्रस्थान करने व वहां पहुंचने वाले जहाज़ों या पोतों का निरीक्षण करने की अनुमति होती है। 2020 में किए गए संशोधन में आता है जिसकी महामारी रोग अधिनियम 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के साथ किए गए हिंसात्मक रवैयों को रोकने के लिए इसे पारित किया गया था और 2020 के संशोधनों के तहत स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के साथ हिंसा करने और किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 3 से 5 साल की कैद, 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब आता है भारत में मंदिरों के विनिमय के संदर्भ में अधिनियम आया था कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा ने राज्यों में मंदिरों को विनियमित करने के उद्देश्य से कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया हुआ था, तो इसके संदर्भ में अधिनियम आया हुआ है। आपको बता दें कि जब भी कोई अधिनियम आता है तो उसमें पहले ही आपको बताया गया है कि इसकी एक मतलब कि पहले से प्रक्रिया चल रही होती है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता रहती है क्योंकि पहले परिस्थिति अलग थी तो उस हिसाब से नियम बनाए गए थे और अभी परिस्थितियां अलग है तो इसमें बदलाव करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें समय रहते इनमें प्रक्रियाओं में बदलाव होते रहते हैं। इसी तरीके से ये कर्नाटक जो विधानसभा ने राज्य के मंदिरों को विनियमित करने के संदर्भ में इसमें कुछ प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। उस विधेयक को बदलाव करने के संदर्भ में ये विधेयक 2024 में इसे पारित किया गया। अब इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि मंदिरों को विनियमित करने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें मंदिरों को विनिमय यानी कि विनियमित करने के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। फिर ये देखेंगे कि इस अधिनियम में क्या जोड़ा गया है और पहले जो अधिनियम था उसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो इसको एक संदर्भ में देखते हैं कि मंदिरों को विनियमित करने के लिए संवैधानिक और संस्थानिक ढांचा जो है अनुच्छेद 25 के क्लॉज 1 में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखने पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्य धार्मिक आचरण से जुड़े किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकती है और राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने हेतु कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 25 का क्लॉज 1 और 25 का क्लॉज 2 के अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान दिए गए। अब आता है अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि यह अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और ये धार्मिक कार्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और लोक स्वास्थ्य के अधीन ही संपन्न किए जाते हैं।
अनुसूची 7 के अंतर्गत सूची सेकंड में प्रविष्टि 28 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ या राज्य विधानमंडल दोनों को धर्मार्थ कार्यों और धर्मार्थ संस्थानों या धर्मार्थ एवं धार्मिक बंदोबस्ती तथा धार्मिक संस्थाओं पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती देश में अलग अलग राज्यों में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से धार्मिक संस्थानों को विनियमित करने के लिए विधायी या विनामिकी फ्रेमवर्क लागू किए गए। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयोग 1960 के अंतर्गत आयोग ने यह मत प्रकट किया है कि मंदिरों में कुप्रशासन को रोकने के लिए सरकार पर मंदिरों के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत ही प्रमुख प्रावधान दिए गए। अब आता है इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि औपनिवेशिक काल में मंदिरों के विनिमय के बारे में कि धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863 जो कि इस अधिनियम में मंदिरों की देखरेख हेतु स्थानीय समितियों की स्थापना के लिए पारित किया गया था, और मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1925 जो कि इस अधिनियम में बोर्ड आयुक्तों को मंदिरों के प्रबंधन में निगरानी करने हेतु अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये जो है अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, जैसे आपको और विस्तृत में पढ़ना है, क्योंकि ये तो PT 365 है, तो इसमें आपका जैसे एक तरीके से देखा जाए तो एक मंथ का जो मैगजीन आता है तो 170-80 पेज के आसपास का रहता है। इसको आपको 225-26 पेज में इसको कवर किया गया है। तो इस तरीके से आपके 3 मंथ के करंट अफेयर को इसमें एक साथ किया गया है। तो अगर आपको इसमें और डिटेल में पढ़ना है तो आपको मंथ वाइज जो विजन आइज की इसकी मंथली मैगजीन है तो उसमें आप अलग अलग सेक्शन वाइज उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें इसी तरीके के टॉपिक है तो उसको और डिटेल में दिया गया है। अगर आपको देखने की पड़ती है तो वैसे अगर आपका है तो इसमें जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका है तो इसमें आपका काम हो जाएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब आता है सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 के बारे में कि यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 में सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 को अधिसूचित किया गया और नए नियम सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 की यह जगह लेगा। सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन 2024 के बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इसकी पदावधि के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करती है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व के संदर्भ में इसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी और यह प्रयास किया जाएगा कि बोर्ड के आधे सदस्य महिलाएं हों। सलाहकार पैनल का गठन किया जाएगा, जो कि एक क्षेत्रीय कार्यालय में एक सलाहकार पैनल का गठन किया गया। बेहतर दक्षता पर ध्यान दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सुधार किए गए, जैसे कि फिल्मी प्रमाणन प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना, पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाकर सभी लेन देन में लगने वाले समय को खत्म करना, फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया को डिजिटल युग के लिए सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। अब इसे जो इस तरीके का प्रमाणन किया जाता है तो उसके लिए एक श्रेणी बनाई गई है, जिसके अंतर्गत 3 श्रेणी को 3 और आयु आधार श्रेणियों के उप वर्गों में वर्गीकृत किया गया। जैसे कि आपकी कोई फिल्म जब आती है तो उसको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। उसके बाद ही जब सेंसर बोर्ड आपका पारित कर देता है कि ये फिल्म किस तरीके की है, उसी के बाद वो आपकी प्रसारित होती है। उसके पहले कुछ टाइम पहले एक प्रीव्यू दिया जाता है तो उसको देखा जाता है और उसमें आयु के आधार पर भी निर्धारित की जाती है। जैसे कुछ फिल्में जो होती हैं तो इस जो प्रमुख श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। जैसे कि आपका आयु श्रेणी की जो 3 श्रेणियाँ, एक तो 7 वर्ष से ज़्यादा की श्रेणी, एक 13 वर्ष से अधिक की और एक 12 वर्ष की बजाय 16 वर्ष से ज़्यादा की हो। वहाँ पर जो प्रतिबंध होता है वह किसी प्रतिबंध के, लेकिन माता पिता या अभिभावकों के मार्गदर्शन में इस तरह के जो प्रतिबंध होता है तो इस तरीके की फिल्में देख सकते हैं। और ए की श्रेणी में केवल वयस्क या 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए होता है, और एस जो होता है वह किसी भी पेशेवर या किसी वर्ग के सदस्यों के लिए होता है। और यू श्रेणी अगर किसी फिल्म को मिली हुई है तो इसमें सभी के लिए बिना किसी प्रतिबंध के यह श्रेणी लागू होती है। तो इस तरीके से इन श्रेणियों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है और इसी तरीके से मान्यता प्रदान होती है। और जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड होता है तो इनको इस तरीके की मान्यता देता है। अब इसके अंतर्गत आता है कि प्रायोरिटी के आधार पर स्क्रीनिंग का प्रावधान किया जाता है कि कई बार फिल्म निर्माताओं फिल्म के रिलीज होने की घोषणा CBFC की मंजूरी से पहले ही कर देते हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी के आधार पर CBFC की ओर से स्क्रीनिंग का प्रावधान किया जा रहा है। और टेलीविज़न के लिए फिल्म की श्रेणी में बदलाव किया जा रहा है कि किसी भी फिल्म को टेलीविज़न पर प्रसारित करने के लिए एडिट करना होगा, और एडिटिंग फिल्म के लिए फिल्म से प्रमाणन लेना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गैर निषिद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी की ही फिल्में ही टेलीविज़न पर दिखाई जा सकती है। प्रमाण पत्रों की स्थायी वैधता होगी कि पहले फिल्म प्रमाणन 10 वर्षों के लिए वैध होता था, अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि फिल्म प्रमाणन की जो वैधता है वह अनिश्चित काल के लिए होगी। तो इस तरीके के इसमें नए प्रावधान किए गए हैं।
अब हाल ही में देखा जाए कि तो सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने श्रवण और दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान सुलभता संबंधी मानकों से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, जिसमें यह पहल जो है वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है, जो कि सभी दिव्यांगजनों की फिल्मों की पहुंच सहित सूचना और संचार में उनकी सार्वभौमिक पहुंच और समावेशन देने के लिए सरकारी कार्यवाही को अनिवार्य बनाता है। इस तरीके से, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो हमने PT 365 2000 मतलब अर्थव्यवस्था का राज्य व्यवस्था का कराया हुआ है, तो उस पर जाके आप इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब आता है हमारा अन्य संबंधित तथ्यों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम रिपोर्ट के बारे में कि 22वें विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति की रोकथाम शीर्षक से 284वीं रिपोर्ट जारी की है, जो सार्वजनिक या लोक संपत्ति की सुरक्षा के लिए कुछ संवैधानिक को कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार शामिल है, जिसे अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में कहा गया है कि इसके अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होना। 19(1) के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में कहा गया है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, और उपद्रव या अशांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शन को इस अनुच्छेद के तहत कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 51 ये कहता है कि इसमें नागरिकों के लिए उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना है। और PDPP मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी के अधिनियम 1984 के अंतर्गत उन अपकृत्यों को निपटने का प्रावधान किया गया है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, और इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 425 से 440 की धाराएं ऐसी हैं जो अपकृत्यों के अपराध ठहराए जाने से संबंधित होती हैं। अब आता है लोक परीक्षा या अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कि हाल ही में संसद ने ऐसे लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिनियमित किया है, जिसमें शामिल है जैसे कि पहली शामिल परीक्षाएं जिसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लाया गया। अपराध की प्रकृति के अंतर्गत के अपराधों को संज्ञेय, गैर जमानती और असमनीय रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें असमनीय मामले में शामिल पक्षकार समझौते नहीं कर सकते। सजा के प्रावधान को देखा जाए तो इसमें न्यूनतम 3 से 5 वर्ष का कारावास है, और संगठित अपराधों के समूह के लिए 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना है। और कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने लोक परियोजनाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन भी किया हुआ है। अब आता है गवर्नेंस से संबंधित महत्वपूर्ण पहलों के बारे में बात की जाए तो पहला आता है प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुद्धार योजना। हाल ही में सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना हेतु फंड की स्वीकृति प्रदान की है। प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना के बारे में बात की जाए तो यह कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी अवधि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि के अंतिम 2 वर्षों में 2024-25 से 2026 के लिए लागू की गई है। और इस योजना के 2 वर्टिकल घटक होते हैं, जिसमें लोक शिकायतों के निवारण हेतु व्यापक प्रणाली तथा प्रशासनिक सुधार के लिए योजना है। लोक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली हेतु योजना की बात की जाए तो इसमें शिकायत निवारण की गुणवत्ता होती है, जिसमें गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 10 चरणीय सुधारों को आगे बढ़ाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शिकायत निवारण, एकीकृत शिकायत निवारण जिसके अंतर्गत सभी पोर्टल्स को एकीकृत करेगी। क्षमता निर्माण होती है, जिसका पुनरुत्थान योजना का उद्देश्य शिकायत निवारण में तकनीक के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देना तथा शिकायत निवारण अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना और इसमें वर्जन 7.0 को अपग्रेड करना होता। प्रशासनिक सुधार के लिए योजना आती है जैसे कि रणनीतिक आवंटन, जो कि प्रशासनिक सुधार योजना निम्नलिखित योजनाओं में संसाधनों का उपयोग करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग प्रदान करती है, और 2014-15 से 2025-26 के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार योजना आदि इसके अंतर्गत आती है। शिकायत निवारण तंत्र की बात की जाए तो यह तरीके से लोक शिकायतों के प्रबंधन करने के लिए 2 नोडल एजेंसियां हैं कि DARPG लोक कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और लोक शिकायत निर्देशालय मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आती है। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली जो है वह इसे 2007 में गठित किया गया था, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे नागरिकों के लिए 24/7 उपलब्ध होगी, और यह सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो कि एक एकल पोर्टल है जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों से जुड़ा होता है, जिसमें मुद्दों का निवारण इसमें शामिल नहीं, जैसे RTI के मामले, अदालतों में विचाराधीन मामले, धारिक मामले आते हैं जो इसमें शामिल नहीं है।
और DARPG में सेवोत्तम नामक एक फ्रेमवर्क विकसित किया गया है जिसका अर्थ सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता लाना है। और इसके अंतर्गत 3 घटक हैं जैसे नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण तंत्र, सेवा वितरण क्षमता होती है। और 2022 में इसमें 10 चरणीय सुधारों को लागू किया गया था, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है CPGRAMS सुधारों के 10 कदम की बात की जाए तो पहला तो आता है कि इसमें 7.0 का सार्वभौमिकरण, जिसमें स्वचालित रूप से अंतिम छोर से शिकायतें दर्ज करने की सुविधा है। तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना, भाषा अनुवाद, जिसमें 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी को भी शामिल किया गया। शिकायत निवारण सूचकांक तैयार किया जाएगा। फीडबैक कॉल्स कैंसर, जिसमें 50 सीटों वाला कॉल सेंटर बनाया जाएगा। एक साथ एक राष्ट्र एक पोर्टल है जो कि एक राज्य और भारत सरकार के अन्य पोर्टल का एकीकरण किया गया है। समावेशिता और आउटरीच है जो कि शिकायतें दर्ज कराने में दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों को सशक्त बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जो कि प्रभावी शिकायत समाधान को सक्षम करने के लिए ISTM और सेवोत्तम योजना का संचालन किया जा रहा है। निगरानी प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के लिए मासिक पोर्टल तैयार करना। डेटा स्ट्रेटजी यूनिट जो कि व्यवहारिक डेटा विश्लेषण के लिए है और इसे DARPG में स्थापित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख 10 कदम सुधार के अंतर्गत उठाए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जैसे कि पहला आता है सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय के बारे में, जो कि एक तरीके से इसकी पहली बैठक आयोजित की गई है। यह अपना भारत का अपनी तरह का पहला सलाहकारी निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान ने किया हुआ है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करता है। सोशल ऑडिट के बारे में बात की जाए तो यह सरकार के किसी कार्यक्रम योजना की परीक्षण और मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है जो योजना के सोशल ऑडिट लोगों की सक्रिय भागीदारी से की जाती है और इसका कार्यान्वयन एक सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक जमीनी हकीकतों की तुलना में होता है। सोशल ऑडिट को लागू करने में देखा जाए तो यह केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा जैसे कई मुख्य कार्यक्रमों के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान किया है। और यह सोशल ऑडिट नेशनल रिसोर्स सेल फॉर सोशल ऑडिट की स्थापना करती है, जिसका उद्देश्य राज्य स्तर पर समर्पित सोशल ऑडिट इकाइयों के माध्यम से सोशल ऑडिट सुनिश्चित करना है। और मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें सोशल ऑडिट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आधुनिक मीडिया लैंडस्केप के लिए पोर्टल के बारे में कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से संबंधित 4 नए पोर्टल लागू किए हैं, लॉन्च किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आता है पहला पोर्टल प्रेस सेवा पोर्टल, जो कि समाचार पत्र पंजीकरण की प्रक्रिया में ऑटोमेशन के लिए बनाए गए हैं। दूसरा आता है नेविगेट भारत पोर्टल, जो कि भारत पोर्टल है। यह सरकारी वीडियो के लिए इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस वाला सिंगल प्लेटफॉर्म होता है। फिर आता है स्थानीय केबल ऑपरेटर्स के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्रार, जो कि इसका कार्य भविष्य में केवल टेलीविजन क्षेत्र में विनियामकी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना। और फोर्थ पोर्टल आता है केंद्रीय संचार ब्यूरो के लिए पारदर्शी पैनलबद्ध मीडिया योजना और ई-बिलिंग प्रणाली, जिससे मीडिया संबंधी योजना निर्माण प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया। अब आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के बारे में, जिसे भारत ने 8 स्थान फिसलकर 180 देशों में 93वें स्थान पर आ गया है, और जबकि 2022 में 85वें स्थान पर था। CPI जो है वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में एक तरीके से 0 और 100 का होता है, जिसमें 0 जो होता है इसमें अत्यंत भ्रष्ट होते हैं और 100 में बहुत ईमानदार होते हैं। तो इस तरीके से इसको निर्देशित किया जाता है, जिसमें CPI 2023 में डेनमार्क ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे का स्थान आता है। अब आता है पंडारम भूमि के बारे में, जो कि लक्षद्वीप प्रशासन ने पंडारम भूमि पर पेड़ों की गिनती का कार्य जारी रखा है। लकाद्वीप मिनीद्वीप समूह भूमि राजस्व काश्तकारी नियम 1965 में पंडारम भूमि को परिभाषित किया है, जिसके अनुसार पंडारम भूमि वह भूमि होती है जिस पर इस कानून के बनने से ठीक पहले सरकार के पास मालिकाना अधिकार होता है। जिस पर सरकार इस कानून या किसी अन्य कानून के तहत मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकती है। और पंडारम भूमि के अलावा अन्य भूमि जिस पर लक्षद्वीप आइसलैंड के प्रथागत कानून के तहत किसी व्यक्ति का मालिकाना अधिकार है, उसे 1965 के विनिमय के तहत जन्मम भूमि कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म के बारे में। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म एक तरीके से सरकार ने इसे प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। यह एक व्यापक डिजिटल पहल है जिसमें केंद्रों या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को उनके राष्ट्रीय
विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बहुमूल्य संसाधनों के लिए एकीकृत रिपोजिटरी की सुविधा प्रदान करता है, जो कि संसाधनों के सर्वोत्तम पद्धतियाँ, नीतिगत दस्तावेज, डेटा सेट और नीति आयोग के जारी रिपोर्ट्स और स्टडी पेपर्स होते हैं। यह 22 प्रमुख भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध होंगे और इनका क्षमता निर्माण अलग अलग प्रशासनिक स्तरों पर अधिकारियों के लिए तैयार डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल होता है, जिसमें विशेषज्ञ सलाहियता भी इसमें दी जाती है। अब आता है पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के बारे में। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत फैक्ट चेक यूनिट को केंद्र सरकार के फैक्ट चेक के यूनिट के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। यह यूनिट ने पीआईबी के तहत फैक्ट चेक यूनिट को सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत इसे अधिसूचित किया गया है, जिसमें MIIB और मैत्री, जो कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय में विशेष रूप से सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की चुनौती से निपटने के लिए इस विषय को मिलकर काम कर रहे हैं। पीआईबी के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना नवंबर 2019 में की गई थी, जिसमें फर्जी खबरों और गलत सूचना बनाने और उन्हें फैलाने से रोकने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। यह लोगों को भारत सरकार से संबंधित संदिग्ध और संदेहास्पद जानकारी की रिपोर्ट को करने का एक आसान माध्यम भी प्रदान करता है और पीआईबी सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों, उपलब्धियों पर जानकारी प्रसारित करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी होती है। अब आता है प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन के बारे में कि यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने PBS, HABD और DD न्यूज और आकाशवाणी न्यूज की वेबसाइट तथा अपडेट न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह जो इस तरीके का ऐप भारत प्रसार भारती की न्यूज़ शेयरिंग सर्विस है। इस प्लेटफॉर्म में मीडिया क्षेत्र के सब्सक्राइबर को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट दैनिक समाचार फीड्स उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया और ऐसे वह पहले 1 वर्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी और यहाँ 50 अलग अलग श्रेणियों में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के समाचार इसमें उपलब्ध होंगे। तो इस तरीके से यह ब्रॉडकास्टिंग सेवा के लिए एक ऐप को शुरू किया गया। अब यहाँ पर ये जो आपका राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक है वह फिनिश होता है। अब इस में एक शुद्धि पत्र दिया गया है इसमें कि जो आपका अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 का PT 365 है, उसमें आर्टिकल 1.4 के अंतर्गत इसमें आपको इस तरीके से बताया गया है, तो इससे संबंधित है, तो इसका ये स्पष्टीकरण दिया गया। इसमें आर्टिकल 2.2 है, उस आर्टिकल के संदर्भ में आर्टिकल 2.4 है, तो इसको आपको देख लेना है और आपको जो आपका पहले जो PT 365 है उसको देखना है और इसमें ये करेक्शन कर लेना है। यहाँ पर ये टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।